आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है बेटियों के लिए लाजिम है बाबुल की दुआ और अपना दिफा, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं, अहले कराची टूटी नींदों के शिकार बासी, वजीर आजम का एक नोटिस खतरे की घंटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज मुल्क की सियासत का मौसम खूब गर्मा गर्म रहा। नवाज शरीफ की जमानत के मामले पर नायब ने धुआंधार मौक़िफ़ अपनाया। शेख रशीद ने भी खूब शोला बयानी की। शाहिद खाकान अब्बासी भी खूब गरजे। शहबाज शरीफ भी अपनी साहबजादी जवेरिया शहबाज का हाथ थामे अदालत में नजर आए। उन्होंने भी भरपूर सियासी बयानात दागे। लफ्जी बाजीगरी, शोला नवाइयां, दशनाम तराजियां होती रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। मगर आज हमने फैसला किया है कि इन सियासी बयानात के शोर में लाहौर मोटरवे पर इस्मत दरी का निशाना बनने वाली बिनते हव्वा की आवाज़ों को दबने नहीं देंगे। ये बयानात लाहौर शहर में इस्मत दरी का शिकार कौम की बेटी की आवाज़ों को खामोश नहीं करा सकते हैं और ना ही हम इस सियासी मॉनसून में कौम की बेटी की चीखों को गुम होने देंगे। आज सिर्फ लाहौर में जिनसी दरिंदगी का शिकार होने वाली बेटी के मामले पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज कराची की कचरा कुंडी से बरामद होने वाली मरवा की लाश का तस्करा भी करेंगे। आज एक बार फिर कसूर की मासूम ज़ैनब का मुकदमा भी मीरे रियासत के दरबार में पेश करेंगे। आज खैबर से बलोचिस्तान और कराची से इस्लामाबाद तक हर उस बेटी की बात करेंगे जिसको बर्बरियत का निशाना बनाया गया। आज हर उस औरत का मुकदमा पेश करेंगे जो घर में, वर्क प्लेस पर, सड़क पर, तालीमी इदारे में, बाजारों और वीरान जगहों पर हर जगह जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो रही है। रोजाना ट्विटर पैनल पर जस्टिस फॉर आयशा, जस्टिस फॉर ज़ैनब, जस्टिस फॉर मरवा, जस्टिस फॉर कहकशा की तरह के दर्जनों ट्रेंड्स चलते हैं। खूब दावे भी किए जाते हैं, नोटिस पर नोटिस होता है, लेकिन फिर मामला दब सा जाता है। सोशल मीडिया को इंसाफ के उसूल का जरिया समझा जाता है। कौम को इंसाफ की उम्मीद मिलती है, मगर इंसाफ कभी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। रोजाना नया ट्रेंड तो इस वाक़े पर बनता है जो मीडिया, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होता है, लेकिन रोजाना ऐसे दर्जनों वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है, जो रिपोर्ट होते ही नहीं, मंजर आम पर आते ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं। आज इस सवाल का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता शब मोटरवे पर अपने दो मासूम बच्चों के सामने इस्मत दरी का शिकार होती उस मां ने मदद के लिए पुकारा तो होगा, अपने शौहर और अजीज़ों अकारिब को भी आवाज़ दी होगी। IG पंजाब के वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार और मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को भी मदद की दुहाई दी होगी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि जंगल के वीराने में उस मां की चीखें पलटकर सिर्फ उसी के कानों से टकराती रहीं। जब तक IG पंजाब, वसीम अकरम प्लस और मीर रियासत की आंख खुली तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। शायद उस खातून को मालूम नहीं था कि लाहौर से उसके घर जाती इशारा, जिसका नाम मोटरवे है, वो उसके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। आज के बाद शायद वो चैन की नींद सो भी नहीं पाएगी। उसका सुकून तो जैसे बर्बाद हो चुका है। उसके लिए लफ्ज़ सुकून ऐसे ही है जैसे वजीर आज़म कहते हैं कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। मगर इस मासूम को क्या पता कि यहाँ दरिंदे कब्रों में पड़ी हवा की बेटियों को भी नहीं बख्शते हैं, उन्हें भी कब्रों से निकालकर उनकी इस्मत दरी की जाती है। यहाँ लाशों को भी पामाल किया जाता है। यहाँ कब्र में पड़े बेसो हरकत फूलों को भी मसल दिया जाता है। यहाँ कराची की मरवा की मेडिकल रिपोर्ट आती है कि सबसे पहले उसकी सांसें छीनी गई और फिर उसे बर्बरियत का निशाना बनाया गया, उससे जिनसी हवस बुझाई गई। उस खातून को शायद ये भी मालूम नहीं था कि पंजाब पुलिस के कमांडर यानी IG पंजाब तो आज ही अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद नर्मो गर्म बिस्तर पर सुहाने सपनों भरी नींद सो रहे होंगे। और शायद ये भी नहीं पता था कि ये दिलखराश वाकया जब लाहौर पुलिस के सालार CCPO उमर शेख तक पहुंचेगा तो वो यूं गोया होंगे। वो क्या कह रहे थे CCPO लाहौर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपकी इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। जिंदा दिलों के शहर में खातून को जिनसी दरिंदगी का शिकार बनाया गया, जबकि उसी शहर के पुलिस सरबराह खातून से सवालात कर रहे हैं। मोहतरम मीर रियासत, आप तो रियासत मदीना के दावेदार हैं और हजरत उमर की मिसालें देते हैं, लेकिन ये क्या, आपके सबसे महफूज कहलाए जाने वाले शहर लाहौर में एक सफाकाना जुर्म के बाद आपके पुलिस चीफ CCPO लाहौर उमर शेख अजीब तावील दे रहे हैं
क्या पंजाब पुलिस ये मशवरा देगी कि स्ट्रीट क्राइम से बचने के लिए घरों से ना निकलो, कत्ल होने से बचना है तो किसी से अपना हक भी ना मांगो, चोरी से बचना है तो अपने घर की रखवाली खुद करो। मोहतरम सीसीपीओ साहब कौम की रहनुमाई करते हैं कि बेटियों की तदफीन भी महरम के साथ की जाए, क्योंकि यहां तो लाशों के साथ भी जिनसी ज्यादती हो चुकी है। आप जरा रहनुमाई फरमा दें कि महरम रिश्ते भी मासूम कलियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बना चुके हैं। क्या बेटियों को पिंजरों में बंद करके रख दिया जाए? यहां 5 से 85 साल तक की कोई भी खातून महफूज नहीं है। क्या हर लड़की के साथ सिक्योरिटी जरूरी करार दी जाए? और फिर यह भी बताइए कि आप खवातीन को मुल्क में महफूज तरीन वक्त बता सकते हैं? दरोगा साहब, सड़क पर, गली और चौराहे में, स्कूल और पुरहुजूम बाजारों में औरत को जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है। क्या कौम की बेटियों के लिए आपकी नजर में कोई महफूज तरीन जगह है? सीसीपीओ साहब, अब आपकी नजर में खातून को पेट्रोल चेक करना चाहिए था कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल था या नहीं था, लेकिन क्या आप उन दर्जनों खवातीन को जवाब देंगे जो तमाम तरह हिफाजती इकदाम के बावजूद, तमाम हिफाजती इकदाम करने के बावजूद जिनसी ज्यादती का शिकार हो जाती हैं? मोहतरम दरोगा साहब, 3 बच्चों की मां, अकेली ड्राइवर खातून, ये अल्फाज इस्तेमाल करके आपने उन हजारों खवातीन की तस्हीक की है जो खुद मुख्तार हैं, जो अपनी औलाद की अकेली कफील हैं, जो आजादी से जीना चाहती हैं। आपका बयान महज आपका मौकिफ नहीं है, बल्कि इसमें आपने अपनी पुलिस फोर्स की नाकामी का एतराफ किया है। आज मीडिया पर हुकूमत की जानिब से खूब बयानबाजी की गई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर वाक़े के बाद लाहौर आए, उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को बुलाया ताकि इस वक्त तक होने वाली तहकीकात से अवाम को आगाह किया जाए। वो विफाक के कासिद बनकर आए थे। उन्होंने वाक़े की तहकीकात करने की बजाय इस मामले में भी सियासत करते हुए दिखाने की कोशिश की। वो कौम को बता रहे थे कि जिनसी ज्यादती वाले मामले से ज्यादा हम ऑपोजिशन की अदालतों में पेशी थी। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस तमाम तर मामले पर मट्टी डाल के सियासी बात करनी चाहिए। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और मैं चीज़ अर्ज कर देता हूँ, फिर जो भी आपके सवाल हुए। आज एक और भी बड़ा अहम दिन था। जो वाले शरीफ है वो 2 अदालतों में पेश हो रही थी, एक अदालत से मफरूर हुए हैं। इस चीज़ को भी याद करना चाहिए कि किस तरह से बहाने करके, झूठ बोल के, किस तरह से भाग के जब जहाज़ पे चढ़े थे और आज दिन तक किसी एक डॉक्टर को अपनी नब्ज तक नहीं दिखाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जितनी सख्ती से जो आज बातें की हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। क्या ये मामला सियासी बयानात का था? इससे भी आगे सीसीपीओ लाहौर ने सहाफियों के सवालात के जवाब देने की कोशिश की, मगर शहजाद अकबर उन्हें रोकते रहे, यहां तक कि उन्होंने सहाफियों को यह तक क्या डाला, आप इस मामले पर मिट्टी डालें, आप सियासी सवाल करें। वो क्या कह रहे थे, कैसे सीसीपीओ जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहजाद अकबर रोक रहे थे, सहाफियों को कह रहे थे कि आप सियासी सवाल करें। अब मोटरवे पर पेश आने वाले इस वाक़े के बाद से कई सवालात उठ रहे हैं। क्या मीरे रियासत की रियाया गैर महफूज है? क्या खवातीन रियासती मशीनरी पर एतमाद की बजाय सेल्फ डिफेंस की तैयारी करें? खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है? क्या ज्यादती के मुजरिमान को सरेआम फांसी देनी चाहिए? क्या पुलिस के तफ्तीश के तरीकाकार को बदलना चाहिए? और फिर ज्यादती के बढ़ते वाकयात खवातीन की जहनी सेहत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं उसका तारुफ आपसे कराता चलूं। इस वक्त अलावा ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ आज शाहीन आरा फारूकी साहिबा जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, वो भी यहाँ तशरीफ फरमाए। अलावा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा सर कि मोटरवे पर एक खातून को गाड़ी से उतार कर उसको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि उसके साथ जिनसी ज्यादती भी की गई है। सर, जब इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनते हैं, उस पर उसके इंसाफ की दुहाई मांगी जाती है और फिर यह कहा जाता है कि इस तरह के मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जाए। अलावा साहब, आप रहनुमाई फरमाइएगा कि इस तरह के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए क्या मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जा सकती है? इस हवाले से शरिया कैसे रहनुमाई फरमाती है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश ये है जी कि बिल्कुल शरीयत इस्लामिया कहती है कि ऐसे मुजरिमान को मैदान में खड़ा करे और पूरी कौम ऐसे मुजरिमान को जो है वो संसार करे, पत्थर मारे, और बाज मौके के ऊपर जुर्म की शिद्दत की निस्बत से पहाड़ से नीचे भी फेंक में जाने की जो है वो मिसालें मिलती हैं। तो लिहाजा सरेआम फांसी देना, सजा देना, उसको संसार करना, ये गैर शरई अमल नहीं है। और इस वाक़े के ऊपर मैं समझता हूँ कि उन मुजरिमों को वहीं ले जाके उनको जो है वहाँ उनका 24 आवर में ट्रायल हो। DNA टेस्ट जो है वो आजकल हमारे पास जदीद चीज मौजूद है, और जब मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर था तो हमने ये पास किया था कि जज DNA की रिपोर्ट के ऊपर सजा दे सकता है। तो DNA के टेस्ट के तहत 24 आवर में ट्रायल का चीफ जस्टिस हुक्म दें, उस कमेटी में चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का जज भी बिठा दें, सुप्रीम कोर्ट का भी बिठा दें, दहशतगर्दी कोर्ट का भी बिठाए, ताकि ये अपीलों का सिलसिला और बाकी वो खत्म हो।
और इनको वहां पर कम से कम 15 से 20 दिन रहे। अगर 10 साल में कोई रेप कर गया तो आप हमें पकड़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप सजाएं नहीं देंगे और अगर सजा भी देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये दरिंदे और होशियार हो जाएंगे और ये मुसीबत जो है वो गले में पड़ी रहेगी। अलावा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दरिंदे हैं, ये बिल्कुल भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जो कानून साजी है हजरत, वो पार्लियामान के अंदर होनी है। तो आपको क्या लगता है कि रुकावट कहां पे है? पार्लियामान में ये मामला क्यों नहीं टेकअप किया जाता और कानून साजी क्यों नहीं हो पाती है? पार्लियामान में वो जो दुनिया को खुश करना चाहते हैं, जिनको ना पाकिस्तान का आइन पता है, ना नजरिया पता है, ना सोच पता है, वो रुकावट है इस तरह के दरिंदों को फांसी देने के लिए, वो रुकावट है इस तरह के दरिंदों को सरेआम लटकाने के लिए, वो रुकावट है इस तरह के दरिंदों को इबरतनाक सजाओं में। उनको उसका तो इंसानी हक याद आता है जो 7 साल की बच्ची को रेप करता है, उसका उस 7 साल की बच्ची की रेप का जिसके साथ होता है उसका हक नहीं है। ये जो माँ जिस बच्चों के सामने रात रेप हुई है इसका कोई हक नहीं है। ये इंसानी हकूक के नाम पर जो दरिंदे हैं, दरअसल ये इन कातलों के पुष्परा है। ये नाम इंसानी हकूक का लेते हैं, दुकानें अपनी चलाते हैं और उसके नतीजे के अंदर इस तरह के जो दरिंदे हैं वो दरिंदगी करते हैं। मुझे पता है क्या ज़ैनब का हक नहीं है, क्या इस माँ का हक नहीं जो 3 बच्चों के सामने रात रेप हुई है, इसका हक कहाँ ले जाएंगे? ये इंसान नहीं है। तो फिर हजरत फिर क्या ये कहना कि रियासत रियाया के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है, खासतौर पे जो इस तरह के वाक़यात हैं जिसमें एक माँ को उसके 2 मासूम बच्चों के सामने रेप किया जाता है, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्या रियासत रियाया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? इसमें रियासत का कितना कसूर है? और फिर CCP लाहौर जब सामने आते हैं तो उनकी जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि खातून को रात के पैर निकलना नहीं चाहिए था, अगर आप निकल रही थी तो पेट्रोल गाड़ी में होना चाहिए था। फिर ये कहा गया कि जनाब आपको GT रोड से जाना चाहिए था, आप क्यों गई मोटरवे से? मतलब ये तावीलें पेश करना, क्या जो लाहौर पुलिस के सालार हैं उनकी तरफ से जो तावील पेश की जा रही है, आप इससे एग्री करते हैं सर? पर देखिए, मैं समझता हूं कि CCPO साहब को तो बोलना ही नहीं चाहिए उस वक्त तक जब तक ये मुजरिम पकड़ के ना ले आए। उनको चाहिए था, वो कहते कि मैं अगले चंद घंटों में जब मुजरिम ले आऊंगा और इंशाल्लाह ये मुजरिम मेरा ख्याल है पकड़े गए होंगे या पकड़े जाएंगे अगले चंद घंटों के अंदर। उनको सामने ला के CCPO साहब बोलते तो हम सब कहते CCPO लाहौर जिंदाबाद। मेरा ख्याल है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टाक की बजाय अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मीडिया के दोस्तों को भी मैं ये अर्ज करूंगा कि वो एक टाइम लिमिट मुकर्रर करें लाहौर पुलिस के लिए कि हम 24 घंटे के अंदर इन मुजरिमों की गिरफ्तारी और इन मुजरिमों की सजा चाहते हैं, वरना हम सब इसके लिए निकलें और हमारा एक स्लोगन हो कि कब तक बहनें, बेटियां, बच्चे गैर महफूज होंगे और कब तक जितने आपके पास इस तरह के मुजरिम जेलों में पकड़े हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे कि उनको सजाएं जो है अगले 24 घंटों में दी जाए। ये अदालत, फिर अपील, फिर समाअत, फिर अपील। बिल्कुल ठीक है। अलावा साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शाहीन आरा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके बारे में पता ये चला है कि आप मोटर बाइक पे सवार होकर यहाँ स्टूडियोज तक पहुंची है। आप शहर में मोटरसाइकिल भी चलाती हैं और फिर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, जो बच्चियाँ हैं, खवातीन हैं, उनको ट्रेन करती हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से। तो CCPO साहब का जो स्टेटमेंट है कि खवातीन को इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, सबसे पहले तो आप भी इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि आप इससे एग्री करती हैं। और फिर उसके बाद ये कि मुझे तो ये लगता है कि वो खातून जब टेलीफोन कॉल करती रही होगी अपने घर वालों को, अजीज़ व अकारिब को, और फिर पुलिस का नंबर मिलाती रही, रिस्पॉन्स टाइम पता नहीं कितना था, लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, ऐसे में खवातीन अपना सेल्फ डिफेंस कैसे मजबूत कर सकती हैं? जी शाहीन साहिबा। जी मेरे ख्याल में तो CCPO साहब का कहना सही है कि ख़ातून को नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन ख़ातून शायद मिसअंडरस्टैंड कर गई कि पुलिस मेरी रखवाली है और मोटरवे बहुत सिक्योर एरिया है जी, तो मैं वहाँ पे सिक्योर रहूँगी GT रोड की निस्बत। बट बहरहाल ख़ातून को चाहिए था कि पूरा अपना लुक आफ्टर करके अपने आगे पीछे प्रोटोकॉल की, जैसे ये गाड़ियां चलाते हैं वैसे ही अपने आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेके चलती। आप देखें, आप मोटर बाइक पे आई हैं, आपके राइट लेफ्ट प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी, सिक्योरिटी गार्ड। इसका मतलब तो ये कि जितनी खवातीन है सबको अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स रख लेने चाहिए।
सिक्योरिटी गार्ड आजकल के जो हालात हैं, मतलब अगर आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद हर किसी को। अच्छा, वो सेल्फ डिफेंस के लिए आप क्या सिखाती हैं बच्चियों को? किस तरह बच्चियां तैयार हो सकती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए? हम यहाँ पे अपने जो इंस्टीट्यूट है हमारा, हम उसमें 5 ईयर से ऑनवर्ड का बच्चा लेते हैं और उसमें हम उनको पूरी टेक्निक सिखाते हैं कि अगर कोई आपको सडनली टच करे या सडनली आपको हिट करे या आपको किसी भी तरह से आपके साथ कुछ बुरा करने की गुड टच और बैड टच का जो है वो डिफरेंस भी आप बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है, तमाम पेरेंट्स को, तमाम टीचर्स को रियलाइज करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स को रियलाइज करना चाहिए कि बच्चों को बताना कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि एक ट्रॉमेटिक सी सिचुएशन होती है, वो माँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है और उसके 2 मासूम बच्चे अपनी आंखों से देखते रहे कि उनकी माँ को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, वो चीख रही है, पुकार रही है, वो भी ट्रॉमा के अंदर होंगे। वो माँ के लिए मोटरवे तो यकीनन डरावना ख्वाब बन चुकी होगी। मुझे ये बताएं कि क्या ये कहना कि हमारा माशरा अखलाकी गिरावट का शिकार है, ये बात दुरुस्त है इस तमाम तर सिनारियों के अंदर? सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे माशरे में मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो ना होने के बराबर जो है वो रह गई हैं। और एक माशरा जिसमें आप ये बात करेंगे कि जहाँ पे माँ बहन की गाली जो है उसको मजाक के तौर पे एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उस माशरे की मॉरल वैल्यूज़ को आप कहाँ स्टैंड करेंगे कि जिसकी इस माशरे की मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं? सो आप ये देखो कि जैसे CCPO साहब, मैं हैरान हूँ CCPO साहब कैसे ये बात कर सकते हैं कि जी एक औरत को घर से बाहर निकलते हुए, खुदा न खास्ता उसका शोहर पता नहीं किस हालत में उसके साथ नहीं जा रहा, उसका भाई बिजी है, अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस रियासत में, जहाँ पे आप ये कहते हैं ये मदीना की रियासत है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या औरतों के, अगर अभी तक हम सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर सकते, औरतें अगर अभी भी सेफली बाहर नहीं निकल सकती, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, CCPO साहब और जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनसे क्वेश्चन बिल्कुल करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, एक तो है मामला अखलाकियात का कि अखलाकी गिरावट का शिकार है, दूसरा है माशी और तकसीम का। माशी तकसीम जो है उसने भी 2 तबकात में डिवाइड किया हुआ है, हैव्स और हैव नॉट्स का चक्कर है। एक वो है जो बड़ा ब्लेस्ड तबका है जिसके पास रुपया पैसा है, मालो दौलत है, दूसरा वो है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। क्या हैव्स और हैव नॉट्स की वजह से भी डिवाइड बढ़ रही है और ये भी इसके पीछे है? एग्जैक्टली पूरी दुनिया में हैव और हैव नॉट की ही जंग जो है अभी तक चल रही है और इसी की वजह से हम लोग इतनी तबाही के दाहने पे भी खड़े हैं कि जी लोगों की मॉरल वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स इतने ज़्यादा वायलेट हो गए हैं कि अब इंसानों की कीमत जानवरों से भी कम हो चुकी हुई है। और उसमें जब हम बच्चियों की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं, तो हमें इस्लामिक कंट्रीज़ में मुसलमान एक मुल्क जो है वहाँ पे औरत की हमें इज्जत ये नज़र आती है कि वो राह चलते कोई भी उसको रेप कर सकता है, सरेआम रेप हो सकती है, वो बच्ची हो सकती है, वो कोई 40 साल की औरत भी हो सकती है। हमने रावलपिंडी के अंदर देखा कि वहाँ एक लड़की जा रही थी और उसको जनाब वहाँ पर चंद अवाश लड़कों ने बरहना करके उसकी वीडियोस बनाई और फिर रेप किया। सी आप ये देखो कि ये वो मेंटेलिटी है। हम बहुत पहले ये बात करते थे कि ये शायद ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग हैं। नो, ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग नहीं हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनकी तरबियत में एक इतना बड़ा फ्लॉ है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने औरत की इज्जत कैसे करनी है। और मैं तो ये समझती हूँ कि सिर्फ गुनाह करने वाले को सज़ा की ज़रूरत नहीं है, उसके माँ बाप को भी सज़ा की ज़रूरत है कि बाप ने कभी अपने बेटे को ये तरबियत नहीं दी कि उसने औरत की कैसे इज्जत करनी है और माँ ने कभी नहीं सिखाया कि उसने अपनी बहन की या अपनी बीवी की इज्जत कैसे करनी है। लेकिन ये भी तो है ना कि CCPO साहब ये कह रहे हैं कि असल में माशरा ही ख़राब है। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अपना बेटियों वालों से कि वो बेटियों वाले जो है खुद तरबियत करें क्योंकि माशरा ठीक नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि फिर बेटियों के हाथ में चाकू, छुरिया, खंजर दे देने चाहिए, उनके हाथ में जो है वो पिस्टल दे देने चाहिए, रिपीटर गन होनी चाहिए, क्लाशन कोफी होनी चाहिए कि आप लोग जब भी निकले अपना डिफेंस खुद करें। इसलिए तो हमने शाहीन आरा साहबा को बुलाया हुआ है आज कि आप भी कुछ बताइए। फिर CCPO साहब तो कह रहे हैं कि लाहौर पुलिस के हाथ खड़े हैं, आपने जो करना है तुसी करना है, जो करना है आप नहीं करना है, जागते रहना, हमारे बिना रहना। तो शाहीन आरा साहिबा आप ये बताइए कि फिर क्या करें हम, बच्चियों के हाथों में क्या दें कि वो खुद को जो है वो महफूज तसव्वुर कर सकें? मेरी सबसे पहली सजेशन ये होगी जी कि स्कूलों में इसको कंपल्सरी किया जाए जी। स्कूल्स में बेसिक लेवल पे जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को कंपल्सरी रखते हैं, सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है और उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से भी ये है कि सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग वो करती थी। आखिर जंगे खैबर में जब हमारी अम्मा ने जूस का सर काटा था, उन्होंने नेज़ा चलाया था। नेज़ा चलाना उस वक़्त का मॉडर्न इक्विपमेंट था, वो किसी ना किसी से तो उन्होंने सीखा होगा, इतने सख्त पर्दे में रहते हुए। कब से शुरू करना चाहिए? मतलब बच्ची कितने साल की हो तो उसको आप समझते हैं जो आप सिखा रही हैं, खासतौर पर मार्शल आर्ट? 5 ईयर से ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं,
उनको ज़रूर भेजें। ये कोई सलूशन नहीं है कि आप बच्चों को एक कमरे में बंद कर दें या उनको स्कूल ना भेजें या उनको बाज़ार में ना भेजें। आप बच्चों को बिल्कुल स्पॉइल कर देंगे। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, मेरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन बातों को बच्चों को ज़रूरी नहीं होता है कि आप उनको ओपनली बताएं। आप बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं हमारी उर्दू की डिक्शनरी में जिनके अंदर रहते हुए आप बच्चों को गुड्स और बैड्स के बारे में, टचेबल नॉट टचेबल, आप उनको बता सकते हैं। कम से कम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं। सबसे पहले तो हम कन्विंस करने में ही हमें 10 और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द हाई टाइम। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा सवाल भी ले लीजिएगा साथ में कि बच्चियों को जो हीरोज़ दिखाए जाते हैं, खासतौर पे कार्टून्स के ऊपर भी, वो आयरन मैन, स्पाइडर मैन या कोई मैन उसमें दिखाया जाता है कि मैनली कैरेक्टर्स हैं ऐसे जो हीरोज़ होते हैं। क्या बच्चियों को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि वो भी कर सकती हैं, वो निकल सकती हैं? हमने देखा है कि एक 3-4 साल की बच्ची के रिफ्लेक्सेस एक 3-4 साल के लड़के के मुकाबले बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जैसे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहुंचती है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे के बाद उससे सड़क क्रॉस नहीं हो रही होती है। एक्चुअली बहुत खूबसूरत बात की है आपने रेहान, के बच्चियों को हमने तरबियत बहुत डिफरेंट है, लड़के और लड़की की तरबियत ही बहुत डिफरेंट है। जबकि आप रोल्स डिफरेंट ज़रूर रख सकते हैं, मगर तरबियत अपना जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लाइफ स्किल्स जिसकी बात अभी शाहीन साहिबा भी कर रही थी, वो लाइफ स्किल्स बच्चे और बच्ची के लिए एक ही जैसे होते हैं। शाहीन साहिबा भी ये बात कर रही थी कि जी बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों में आप बच्चों को जो तरबियत दे सकते हैं, मैं माजरत के साथ इसके साथ डिसएग्री करूँगी। हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और हमारी तरबियत और हमारा कंडक्ट जो है वह कुरान है एक्चुअली, जो हमें तरबियत देता है। कुरान कहीं पे भी पर्दा रख के बात नहीं करता, वो खुली बात करता है और वो बिल्कुल इस तरह बात करता है कि आपको समझ आ जाए। आई रियली रीइंफोर्स दिस थिंग कि जी बच्चे को सिर्फ आप कुरान की वो जो कुरान की हम पढ़ते हैं अरबी के साथ उसको पढ़ रहे होते हैं, तलावत कर रहे होते हैं, उसके रियल सेंस में समझाना चाहिए, तर्जुमे और तफसीर के साथ। और दिस इज द हाई टाइम। एग्जैक्टली। और हाई टाइम के साथ आप ये देखो कि हम कहते हैं कि जी ये शर्म वाली बात है। कौन सी बात आप शर्म वाली बात करते हैं? आप अरबी मुल्क में रहने वाले एक बच्चे को देखिए जिसकी ज़ुबान अरबी है, जब वो कुरान पाक पढ़ता है तो उसको एक एक चीज़ समझ आती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी ज़ुबान उर्दू है और हमें अरबी उस तरह से समझ नहीं आती, तो हम अपने लिए फटाफट हर चीज़ को जी इस्लाम इस चीज़ से मना, इस्लाम मना नहीं करता। ये वो मेल मैस्कुलिनिटी जो जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक तरफ चली गई है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है एक्चुअली ये उसकी वजह से, ये कंट्रोल करने का एक तरीका कार है। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत बात आप कर रही हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, डॉक्टर ताहिरा रुबाब और शाहीन आरा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी है। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं। सियासी मामला है, सियासी तौर पर क्या खिचड़ी पक रही है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आज मुल्क में सियासी मौसम खूब गर्म रहा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जबकि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अपनी बेटी का हाथ थामे एहतसाब अदालत में पेश हुए। इसी तरह शोला बयान मुकर्रर मोहतरम शेख रशीद ने भी ऑपोजिशन जमातों को खूब आड़े हाथ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत के दौरान कहा है कि यह देखना है कि एक मुल्जिम जिसे कोई अदालत किसी और मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दे, क्या उसकी दरखास्तें सुनी जा सकती हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और दीगर अदालत पहुंचे। अदालत के इस्तफसार पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि उन्होंने दरखास्त दायर की है कि आप मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपील को मेरिट पर सुने। वकील की बात पर अदालती बेंच के रुकन जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ की अस्पताल में एडमिशन हो चुका है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि नहीं, फिल वक्त वो दाखिल नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि आपने जिस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाया है वो अमेरिका में है और उन्होंने ही नवाज शरीफ को अद्वियात तजवीज़ किया, जबकि नवाज शरीफ खुद लंदन में है। उन्होंने कहा कि अगर मरीज अस्पताल में दाखिल हो फिर तो समझ आती है कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन गुज़श्ता 6-7 माह में नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि हमें पहले नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे देते हैं, फिर हम अपील सुनेंगे। इस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि अपील इश्तिहारी की भी सुनी जाती है। अदालत ने सवाल पूछा कि नवाज शरीफ ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL से नाम निकलवाने के लिए दरखास्त कब दी,
जिस पर वकील ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने ECL से नाम निकलवाने के लिए नवंबर 2019 के पहले हफ्ते में दरखास्त दी। इस पर अदालत ने पूछा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क कब गए, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि नवाज शरीफ 19 नवंबर को बैरून मुल्क गए। वकील के जवाब पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने ये जानने की कोशिश की कि नवाज शरीफ सफर के लिए तंदुरुस्त है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं थे। इस पर अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस बात की तस्दीक करने की ज़हमत ही नहीं की। 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने कहा कि जमानत में तौसीक की जरूरत नहीं है। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कुछ नहीं किया। इसी दौरान जस्टिस आबिर फारूक का कहना था कि देखना है कि एक मुल्जिम जिसे कोई अदालत इश्तिहारी करार दे दे, क्या उसकी दरखास्तें सुनी जा सकती हैं। साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया, उनकी जमानत मंसूख हो गई है। इस मौके पर एक मरतबा फिर ख्वाजा हारिस ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने कहा कि हम अगले मंगल को रख लेते हैं और ख्वाजा हारिस को वक्त दे देते हैं। जस्टिस आबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम ख्वाजा हारिस को मौका देना चाह रहे हैं कि वो अपना कानूनी नुक्ता नजर जाहिर करें। अगर वारंट का ऑर्डर करना हो तो हम कर देते हैं। अब अदालत ने कहा है कि अपील का फैसला मेरिट पर होगा और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना और नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरखास्तों पर फैसला होगा। बादशाह अदालत ने मज़कूरा मामले में समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। नवाज शरीफ के वकला और लीगी क़यादत अदालत में नवाज शरीफ की वतन वापसी को उनकी सेहत से मशरूत कर रहे हैं। अब ये केस क्या कानूनी रुख इख्तियार करेगा, इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर क्या उनकी अपीलें सुनी जा सकती है? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। जी बिल्कुल सुनी जा सकती हैं और अपील में जो कोर्ट होता है उसके सामने जब सारा रिकॉर्ड मौजूद हो और दोनों फ्रीकैन के वकीला मौजूद हों तो अपीलों का फैसला किया जा सकता है। उसके लिए एक्यूज का या मुल्ज़िम का होना जरूरी नहीं है। आप समझते हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं और जो सूरत हाल इस केस में है, इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर, एट दिस पॉइंट इन टाइम ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है? ये ट्रायल इन एब्सेंशिया है ही नहीं, ये तो अपील है। और अगर वो खुद ये कह देते हैं कि ठीक है वकील आर्ग्यू करेगा और आप अपीलों को डिसाइड करें, तो ये इन एब्सेंशिया नहीं है। वो ट्रायल इन एब्सेंशिया एक डिफरेंट चीज है। वहाँ पे चार्ज फ्रेम होना होता है, वहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड होना होता है, तो वो नहीं हो सकता जब तक। लेकिन इरफान साहब, एहतसाब कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें मफरूर या इश्तिहारी करार दे देती है तो इन दोनों डिसीजंस के अंदर फर्क तो होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने पहले भी डिसीजंस दे रखे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो आपको नहीं लगता कि फिर दीगर केसेस के ऊपर भी इस डिसीजन के इंप्लीकेशंस मुख्तलिफ होंगे? हाँ, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। इसमें देखें, नवाज शरीफ साहब जो है वो गए थे के अहकामात के बाद, उनका नाम भी अदालत के हुक्म के बाद उन्होंने वहां से हटाया था ECL से, और उन्होंने जो सिक्योरिटी मांगी थी पंजाब गवर्नमेंट ने वो भी हाई कोर्ट ने वो नहीं मानी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा मुअत्तल की थी शुरू में, और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुअत्तल की थी। सो वो बाकायदा एक तरीके के साथ, कानूनी तरीके के साथ बाहर गए हैं, वो को भाग के नहीं गए। और वो जो अंडरटेकिंग दी थी उसकी कंडीशन थी कि जब वो ठीक हो जाएंगे, जब डॉक्टर कहेंगे, जब एक्सपर्ट्स कहेंगे, तो उस वक्त वो वापस आएंगे। और ये अंडरटेकिंग में लिखा हुआ, और इस अंडरटेकिंग को भी लाहौर हाईकोर्ट ने माना है। तो अब यहाँ पे जो कानूनी नुक्ता है मेन, वो डिपेंडेंट है एक मेडिकल साइंस के नुक्ते पे। लिहाजा अगर डॉक्टर ने ये राय दे दी है कि वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उनको मुल्क पे वापस जाना चाहिए, उनका इलाज अगर नहीं हुआ, तो फिर हाई कोर्ट को ये चीज माननी पड़ेगी, अनलेस के कोई दूसरी कोई मेडिकल टीम बैठी हो और वो इस रिपोर्ट की नफी करे। क्योंकि जो जज साहिबान है वो खुद जो है वो स्टेथोस्कोप लगा के नहीं चेक कर सकते कि जाहिर है वो तो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन इरफान कादिर साहब, जो मेडिकल रिपोर्ट्स उस दरखास्त के साथ लफ की गई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी उसमें डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट है, और फिर आज अदालत के अंदर डिस्कशन भी हुई कि डॉक्टर लॉरेंस जो है वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं और उनके जो क्लाइंट हैं, जो पेशेंट हैं, वो बरतानिया के अंदर हैं और डिस्ट्रेस भी, और वो फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर जब से गए एडमिट भी नहीं हुए हैं। तो इस हवाले से काफ़ी शुकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। और फिर जो तस्वीरें आ रही हैं, आपको पता है इसके ऊपर एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो ही रही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल तंदुरुस्त है, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, ऐसा सिनारियो कि वो अपनी इस अपील के ऊपर पेश होने के लिए हाजिर हो जाए और उसके बाद फिर अदालत उनको रिलीफ दे और वो वापस चले जाए अपने इलाज के लिए? सबसे पहली बात जो आपने की है कि डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं अमेरिका में, और वो रिपोर्ट्स जो हैं कैसे मरीज के बारे में दे रहे हैं जो बरतानिया में है। तो ये तो आजकल कोई ऐसा इशू ही नहीं है, बिकॉज आजकल तो इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है कि पूरे एक्सरेज जो है वो दूसरे मुल्क में
थ्रू मल्टीमीडिया, थ्रू इंटरनेट वो कन्वे हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स जो है, वकील लाहौर में होता है और वो केस सुप्रीम कोर्ट में कर रहा होता है, तो ये तो बहुत अब तरक्की हो। साहब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ पाकिस्तान में होंगे, सुन तो ले यार, चंद साल पहले चाइना के किसी डॉक्टर ने या किसी अमेरिका के डॉक्टर ने किसी दूसरे मुल्क में एक शख्स का ऑपरेशन किया था नेट के ऊपर, जबकि वो एक शहर में बैठा हुआ था और ऑपरेशन जो मरीज है उसका कहीं और था, और वो कैमरा की मदद से उसने ऑपरेशन कर दिया था। तो ये जो आपने बात की है, दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि सर कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से इलाज तो फिर पाकिस्तान में भी मुमकिन है। हाँ बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन। तो फिर ये आर्गुमेंट तो सर फिर सपोर्ट करता है जो इस वक्त नैब कह रही है, उसके जो प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं या फिर हुकूमत कह रही है कि अगर वो वापस आ जाए और अपने केसेस को भी फेस करें और इलाज भी कराते रहें, और इस हवाले से हुकूमत ये भी कह रही थी कि हम ये कर सकते हैं कि वहां से डॉक्टर्स यहाँ पर आ जाए। समझ नहीं रहे बात को कि मियाँ साहब की हद तक अदालतों ने ये माना है कि उनका इलाज बेहतर तरीके से होगा इंग्लिस्तान में, क्योंकि ये भी तो फैक्ट है ना कि इलाज की सहूलतें और जो आलात हैं और जो मशीनें हैं और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और जो टेक्नोलॉजी अब बाहर ज्यादा है, ये चीजें सारी की सारी तो टेक्नोलॉजी यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकती ना। ठीक है, सो आपको लगता है इरफान कारी साहब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम को ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो मामला बन रहे हैं, रिलीफ मिलने के इम्कान ज्यादा हैं? क्या ज्यादा है? सॉरी मैं समझा नहीं सर। साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस में रिलीफ मिलने के इम्कान ज्यादा है जो दरखास्त उन्होंने दी, आपको लग रहा है सर? आप इससे यार इसमें देखें, आप बात समझ नहीं, मैं समझा नहीं सक रहा शायद। इसमें 3 अपीलें, अपीलों को डिसाइड कर दे, खत्म हो गई बात। वो तोशाखाना रेफरेंस तो बड़ा छोटा सा केस है, मामूली सा केस है, वो उसको एक तरफ रखते हैं आप। उस पर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को भी नहीं अरेस्ट किया, प्रेसिडेंट जरदारी को नहीं अरेस्ट किया, मियां साहब को इन 3 रेफरेंसेज में अरेस्ट नहीं किया था, और इन 3 रेफरेंसेज का जो हुजम है आप जानते हैं कितना बड़ा है। तो इसलिए इसमें तो अब कोई भी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ ये 3 अपीलें डिसाइड कर दे, जो कि उसको आज कर देनी चाहिए थी। खामखा इतना डिले हो चुका है, वो अपीलें डिसाइड करे। अगर वो कन्विक्शन होती है तो फिर बुला ले हुकूमत पाकिस्तान उनको, और अगर वो कन्विक्शन नहीं होती तो फिर बात खत्म हो गई, तोशाखाना रेफरेंस खुद ही गिर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। मुमताज माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस क्यों नहीं आ रहे? अगर वो अस्पताल में एडमिट नहीं है, उनका इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो रहा है, तो एक मुअम्मा बना हुआ है कि वो वापस क्यों नहीं आते हैं। इस हवाले से जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से पूछा जाता है तो वो ये तक कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों ने साबिक वजीर आजम को वतन वापस आने से रोक रखा है। इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इलाज करवा कर ही वापस आएंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो गए थे वो इलाज ही था। ये नैब वो इदारा है जिसका वजूद ही बदनीयती पर है। जो राय दी गई उसके मुताबिक हाई कोर्ट में जो अपील का प्रोसेस है उसमें नवाज शरीफ साहब की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साबिक वजीर आजम इस केस के अंदर क्या लंदन में असाइलम मांगेंगे? फिर सर वहाँ पे सियासी पनाह मांगी जाएगी, दरखास्त दी जाएगी? कत्तन नहीं, ये तसव्वुर ना करें। उनका नाम नवाज शरीफ है, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है। वो छोड़ के वापस आ रहे थे। पाकिस्तानी कौम और मुस्लिम लीग ने, तमाम जमातों के कायदीन ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि अपना इलाज करवा के वापस आएं। ये है नवाज शरीफ। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से शशोपंज में मुब्तला हैं, लेकिन माजी में लीगी की आदत नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का मुतालबा करती रही है। साथ ही ये बात भी अवाम को बताई गई कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाना ही नहीं चाहते। इस हवाले से माजी में लीगी की आदत क्या कहती रही है, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। ये उसके 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये जमानत देते हैं आपको, इस हाउस में जमानत देते हैं कि वो वापस आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ पार्टी क़यादत के इसरार पर बैरून मुल्क गए। वो पाकिस्तानी में रहना चाहते थे, मगर क्या अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं? नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज क्यों नहीं कराया? लीगी क़यादत नवाज शरीफ को पाकिस्तान क्यों नहीं लाना चाहती है? और नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी से नुकसान किसका हो रहा है? क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इसका ज़्यादा नुकसान होगा या फिर हुक्मरान जमात इसका नुकसान उठाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब यकीनन वक्त ही दे सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि अहले कराची के सपने मलबे तले क्यों दब रहे हैं। ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची आज एक और कयामत सुगरा देखी है। कराची में एक और इमारत गिर गई है। खुरंगी क्रॉसिंग पर अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत देखते ही देखते मिलिया मीट हो गई है। मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है, मगर एक बार फिर शहर कायद की मखदूश इमारतों पर सवालात उठ रहे हैं। अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद की तहकीकात के मुताबिक
70 की दहाई के वस्त में शहर कराची के इलाके मूसा लेन लियारी में बिस्मिल्लाह बिल्डिंग जमीन बोस हुई थी। वो मलबे का ढेर बनी थी। उसे शहर कराची की पहली मुनहदम होने वाली इमारत तस्वुर किया जाता है, लेकिन इसके बाद से अब तक कितनी इमारतें जमीन बोस हुई हैं और नतीजतन कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, इसकी आदाद शुमार कहीं दस्तयाब नहीं है। कि वही शहर कराची है जिसे उरूसुल बिलाद कहा जाता था, मगर अफसोस आज ममलकत खुदादाद का सबसे बड़ा शहर कराची कसमपुरसी का शिकार नजर आता है, जिसकी बुनियादी वजूहात शहरी मनसूबाबंदी की कमी है, इदारों की अदम दिलचस्पी है, अदम तवज्जुही है, हुदूद की बेज़ाब्तगी है और तरक्याती और इंतजामी वसाइल की कमी भी है। कई टूटी फूटी सड़कें दिखाई देती हैं तो दूसरी तरफ बेहंगम ट्रैफिक है, गली कूचों में हत्ता के नालों तक में गंदगी के ढेर हैं, लेकिन शहर कायद की इमारत शहरियों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। इन बैक टू बैक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कराची में, इमारतें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, इसके बाद कराची में तामीराती ज़वाबित के अमलन और बिला तखसीस नफाज के साथ साथ तामीराती बेकायदगियों में मुलव्विस इदारों का कड़ा एहतसाब भी नागुज़ीर हो चुका है, ताकि आने वाली नस्लों को बचाया जा सके, शहर कराची के बासियों को महफूज माहौल दिया जा सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।